हम ये बात कर रहे थे कि हम ये जो इसके रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है, तो इसके अंदर ये डैमेज करता है डीएनए को, ठीक है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा, पहली बात तो ये है कि अगर पेशेंट जो है 1-2 दफ़ा करवा रहा है तो उसको कोई ऐसा रिस्क जो है वो डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। बजाय इसकी बजाय कि उसकी कंडीशन पहले ही बहुत ख़राब है, ठीक है, उसको पहले ही कैंसर है या फिर वो और कंडीशन होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक हेल्दी पीपल है, उसको आप एक्सरे करवा रहे हैं तो 2-3 बार एक्सरे करवाने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर बार बार एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, एक तो एक्सरेज जो हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा जो है आप उसको बार बार करवा रहे हैं, ठीक है, उसको फ्रीक्वेंटली जो है आप करवा रहे हैं, ठीक है। तो जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है, ठीक है, यानी कि एक तो डोज ओवर डोज है और एक्सपोजर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि रिस्क डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। अब जो है अगर हम बात करें ये इसके रिस्क फैक्टर की, तो इसके अंदर डीएनए को अफेक्ट करता है, डीएनए को डायरेक्टली भी अफेक्ट कर सकता है और इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करता है, ठीक हो गया। और इनडायरेक्टली भी। अब मैं आपको क्लियर करने के लिए पिक्चर दिखाती हूँ कि किस तरह से ये अफेक्ट करता है। ये देखें, ये डीएनए है, ठीक है। जब आप ओवर एक्सपोजर करवाएंगे ना तो उसके रिज़ल्ट में ऐसा होगा, ठीक है। तो अब ये डीएनए तो हर सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये किसी भी सेल के डीएनए को क्या करता है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो डीफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट अटैच है ये, डायरेक्ट अटैक है और ये इनडायरेक्ट अटैक है। डायरेक्ट अटैक कैसे कर रहा है कि डायरेक्टली एक्सरेज जो हैं, ठीक है, वो आके लग रही हैं इसके ऊपर, ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर को हैं इनके, क्योंकि ये एक्चुअली होते तो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ठीक है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा होता है डीएनए के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। उसके अब ये जो एरर आ गए, अब इसके रिजल्ट में क्या होता है कि डीएनए एरर अक्कर हो जाता है, ठीक है, डीएनए एरर डेवलप हो जाते हैं। अब उस एरर को अब एक बंदा जो है उसका जो है इम्यून सिस्टम उसको करेक्ट कर रहा है, ये डिफरेंट जो रेगुलेटरी प्रोटीन है उसको ठीक कर रही हैं, नहीं कर रही, अगर तो ठीक कर रही हैं तो फिर ठीक है, कंडीशन रिजॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं ठीक कर रही तो वो फिर अगर एक सेल डैमेज हो गया है तो उसके रिजल्ट में दूसरे सेल भी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इनडायरेक्टली किस तरह से करेगा कि अब एक्सरेज आई, ठीक है, अब हर एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर इन्होंने एक एटम को भी आके हिट किया उसके रिजल्ट में उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, ये एटम है, ठीक है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, ये एक्सरेज ने आके इसको हिट किया, ठीक है। एक्सरेज हाँ कैसे ही सब कुछ कैसे, क्योंकि एक्सरेज देखें ना अपनी एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। ये जो एनर्जी जब इसकी ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है, इसके रिजल्ट में क्या होगा कि एटम्स के अंदर से फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे, वो फिर इलेक्ट्रॉन जो फर्दर जाके किसी और एटम के साथ उसके साथ जाके इंटरेक्ट करेंगे, उसके रिजल्ट में वो एटम आयोनाइज होगा, ठीक है। इस तरह आयोनाइजेशन चलेगी, ठीक है। आयोनाइजेशन में क्या होता है कि एटम के अंदर एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है, तो नेगेटिव चार्ज आता है या फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब इस तरह से अब क्या होता है इनडायरेक्टली ये जो होता है इनडायरेक्टली किस तरह से ख़ास तौर पे जो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता तो होगा कि फ्री रेडिकल्स, जब एक फ्री रेडिकल बनता है तो वो हज़ारों फ्री रेडिकल्स बना देता है, ठीक है। तो इस तरह फ्री रेडिकल और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे ये वाटर की ब्रेकिंग की वजह से या फिर वाटर की ब्रेकेज की वजह से बनते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन बन जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है, और ये जो आयन्स होते हैं ये जाके तो फिर ख़ास तौर पे हाइड्रोक्साइड आयन ये जाके तो डीएनए के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करता है और डीएनए के स्ट्रक्चर को डीफॉर्म कर देता है, ठीक है। इस तरह से ये रिस्क काज करते हैं, ठीक है। अब रिस्क की कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूले के थ्रू कि रिस्क इज इक्वल टू डोज मल्टीप्लाई रिस्क डिवाइड डोज, यानी कि जो हम रिस्क कितना होगा किसी भी बॉडी पार्ट को या किसी स्ट्रक्चर को, डोज कितनी दे रहे हैं, ठीक है। अब रिस्क जो एक पर्सन को पहले कोई रिस्क है या नहीं है या फिर वो रिस्क फ्री है व्हाटएवर, ठीक है, और जो फिर आप डोज दे रहे हैं वो आपने इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप तो रेडियोलॉजिस्ट हैं तो एक्सप्लेनेशन करें, और अगर आप रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं तो इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। और एक्सरेज जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में भी आते हैं। तो अब अच्छा, अब एक और जो है बात वो बतानी रह गई थी, वो ये थी कि ये बात बतानी थी कि ये जो होता है एनोड, एनोड बना हुआ होता है टंगस्टन से, ठीक है, टंगस्टन से, ठीक है। टंगस्टन से हम इसको इस वजह से बनाते हैं क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है इस वजह से, ठीक है। और इसकी अगर हम टंगस्टन की बात करें तो ये जो एटम है, ठीक है, इसके अंदर 74 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 74 इलेक्ट्रॉन और 74 ही प्रोटॉन, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात बताने वाली है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ही बता देती हूँ, ठीक है। ये टंगस्टन है, ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके क्या होते हैं, 74 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑब्वियसली वो डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सब शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे यहाँ पे। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, कैथोड से, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया है ना, ठीक है, ये जो इनर शेल है ना, ठीक है, अब मैं प्रोसेस बताऊंगी कि एक्सरेज इमिट कैसे होती हैं। ये जो इनर शेल है ना, इसको आके क्या करेंगी, हिट करेंगी सबसे इनर शेल को। इंटरेस्टिंग बात है ना, हालांकि अब ये आएंगी, ठीक है, इसको हिट करेंगी तो इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, फॉल आउट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे तो स्पेस खाली हो गई और न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, वो उसके अंदर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। ठीक हो गया। अब ये जो अब आउटर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उसको उनको अट्रैक्ट करेगा और वो इधर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस गैप को फिल करने के लिए। अब क्या होगा, जब वो इधर आ रहे हैं ना, ठीक है, जब वो हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट के अंदर आएंगे तो वो रेज एमिट करेंगे, ठीक है। और वो रेज जो एमिट करेंगे वो कौन सी रेज होंगी, एक्स रेज होंगी, ठीक है। अब क्या होता है कि एक और बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही थी ना सारे प्रोसेस के अंदर, इसमें 99% जो हैं वो हीट बनती है और 1% जो है वो एक्सरेज जो है वो बन रही होती है। तो इसको हम जो है इसको करेक्ट करने के लिए भी हम बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमने इसकी इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो बेनिफिट्स के साथ, जैसे कि अगर किसी बंदे का कोई फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, तो आप उसको करवा सकते हैं एक्सरे, ठीक है। अगर हम इंडिकेशन की बात करें, अगर किसी बंदे को फ्रैक्चर हो गया तो आप उसको एक्सरे करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप रिस्पायरेटरी जो डिजीज़ हैं या रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उसमें करवा सकते हैं। सीवीएस में कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है तो आप उसके अंदर करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप जो बोन्स की, वही फ्रैक्चर में आ जाएगा, ठीक है, बोन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर करवा सकते हैं, ठीक है। अब ना एक्सरे का एक जो डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। डिसएडवांटेज एक्सरे का क्या है, ब्रेन का तो हम बहुत कम एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि देखें ना हम, ऐसा क्यों होता है, या फिर ये देखें स्कल है, ठीक है, अब जैसा भी बनेगा ये स्कल है, एक तो स्कल इतनी ज़्यादा एक्सरेज जो हैं बोन ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, क्या पिक्चर बनेगी, क्या फिल्म के ऊपर आएगा। दूसरा CSF इसके अंदर होता है, ठीक है, CSF अब वो तो पास तो कर जाएंगी लेकिन ये बहुत ज़्यादा डार्क अपीयर होगा। तीसरा यहाँ पे अब ब्रेन टिश्यू अंदर आ गए, ठीक है, ये ब्रेन टिश्यू, तो फिर इस वजह से हम इतना ज़्यादा ब्रेन का जब हमने एक्सरे, अब जब ब्रेन को देखना होता है तो हम एक्सरे को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, हम CT स्कैन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि सुपर इम्पोजिशन होती है स्ट्रक्चर्स की इसके अंदर। अब ये कैसे होता है सुपर इम्पोजिशन,
यानी कि एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, देखें ना, ये हमारे पास हैं। अब ये जैसे भी बनेंगे, अब ये है स्टर्नम, ठीक हो गया। यहाँ पे अब रिब्स अटैच हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, जो मैंने पता नहीं कितनी बना दी।